अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह 9 और मैं हूं माविर सैयद। आप यकीनन बहुत खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और ये सोच रहे होंगे कि ये वीकेंड इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो जाता है। सबसे मुश्किल होता है संडे की शाम में इस बात का जो है एकदम से इदराक होता है ना कि कल सुबह दोबारा वही पीर और वही हफ्ता और वही काम। तो संडे शाम से ही जो है अजीबोगरीब सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता था जब मैं छोटी थी कि ये जो जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा ना तो मेरा जो फेवरेट डे फ्राइडे और जो मुझे पसंद नहीं है वो है संडे की शाम, वो शायद मेरा चेंज हो जाएगा, मेरी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि पूरी ज़िंदगी गुजर गई, आज भी मेरा पसंदीदा दिन जुम्मे का दिन होता है और जो संडे है, इतवार के दिन शाम से ही मुझे जब ये एहसास होना शुरू होता है कि बस ये वीकेंड ख़त्म इतनी जल्दी जिसका मुझे पूरे हफ्ते इंतज़ार था। और फिर उस वक्त एक अजीब सी कैफियत। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, आप लोग भी पता नहीं, आप लोग मुझे नहीं पता क्या करते होंगे क्या नहीं करते। मैं फिर शाम में अच्छी सी कॉफ़ी बनाती हूँ, कुछ टीवी पे लगा लेती हूँ या बच्चों को बिठा के को बातें शुरू कर देती हूँ जस्ट टू लिफ्ट अप माई मूड। लेकिन इस पर एक थॉट है, हमें जिस चीज़ को हम बहुत ड्रेड कर रहे होते हैं, जिस चीज़ से हम बड़ा खौफ खा रहे होते हैं, जिस चीज़ से हम डर रहे होते हैं ना, वो चीज़ हमें डराती ज़्यादा है। अगर आप मंडे को इस तरह से लें कि भाई ये नए वीक का स्टार्ट है, नए दिन की या नए हफ्ते की शुरुआत है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जितने काम जो मैंने पिछले हफ्ते ये सोच के पेंडिंग किए थे कि भाई मैं टाइम मिलेगा तो करूँगा या फिर अगले हफ्ते करूँगा, वो इस हफ्ते मैं निपटाऊँगा। या अपने आप को कोई गोल दीजिए या टारगेट दीजिए। जब हम अपने कोई टारगेट सेट करते हैं या आप अपने आप को कोई गोल देते हैं तो हम उस चीज़ को का इंतज़ार करते हैं, वी स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो अब आप क्या करेगा, अब ड्यूरिंग द वीकेंड आप अपने आप को कोई गोल दीजिए कि मैं अब जो आने वाला हफ्ता है उसके लिए मैं ये गोल सेट कर रहा हूँ और अब मैं ये काम करने जाऊँगा। तो फिर आपको मंडे इतना बुरा नहीं लगेगा, यू विल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। आज पूरी दुनिया में बच्चों का दिन मनाया जा रहा है और ये इस दिन के बारे में मैं ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी। लेकिन उस दिन की मुनासबत से हमने आज बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम तरतीब दिया है। हमारे पास जो मेहमान हैं वो बहुत ही मज़ेदार हैं, जो कि आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, उनसे मैं भी बहुत कुछ सीखूंगी। मैं नहीं बताऊंगी कौन है मेरे साथ, लेकिन जो शेफ़ साइमा है वो भी बच्चों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हैं। तो बहुत कुछ है, बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं और ये सब कुछ है इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने जिस तरह आपको बताया था कि पूरी दुनिया में आज यौम अतफ़ाल मनाया जा रहा है। वैसे तो जिन लोगों के बच्चे हैं उनको ये पता है कि जब एक दफ़ा घर में बच्चा आ जाए तो हर रोज़ क्या हर घंटा जो है वो यौम अतफ़ाल ही सेलिब्रेट हो रहा होता है। लेकिन इस दिन को मनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है आज के दौर में, जो कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आलमी हर तरह के हुकूक़ की पासदारी की जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आज का यौम अतफ़ाल है, ये बहुत ज़रूरी है सेलिब्रेट करना। WHO के मुताबिक गज़ा में हर 10 मिनट में ऑन एन एवरेज एक बच्चे की शहादत होती है। इसी तरह आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो स्लेव्स हैं, जो स्लेवरी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो ईंटों के भट्टे पे काम करते हैं। चाइल्ड लेबर में हम बहुत सारे ऐसे हमने किस्से सुने जिसमें छोटे बच्चों पे बहुत तशद्दुद किया जा रहा है। तो ये दिन इस बात का रिमाइंडर है, या हमें हम एक दफ़ा और दोबारा याद करते हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके हुकूक़ हैं क्या। हमने एक छोटी सी रिपोर्ट मुरतब दी है इस दिन की मुनासबत से, आइए उसको जानते हैं। हर साल 20 नवंबर को दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। ये हर बच्चे को हुकूक़, बहबूद और सलाहियत को तस्लीम करने का दिन है। ये अहम मौका इन दो तारीख़ी दस्तावेज़ात की सालगिरह के मौके पर मनाया जाता है जिन्होंने आलमी सतह पर बच्चों के बुनियादी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। बच्चों के हुकूक़ का एलामिया, जिसे 1959 में मंजूर किया गया था और 1989 में बच्चों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ कन्वेंशन की तौसीक़ की गई थी। बच्चों के आलमी दिन का ख्याल सबसे पहले 1925 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने पेश किया। 1954 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाने का ऐलान करते हुए एक करारदाद मंजूर की। 20 नवंबर की तारीख का इंतखाब बच्चों के हुकूक़ के एलामिया को अपनाने की याद में किया गया था। बच्चों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन बच्चों के माशी, समाजी, सकाफ़ती, शहरी और सियासी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। यहाँ बच्चों के बहुत सारे हुकूक़ के शोबे हैं जो हर शख्स को मालूम होना चाहिए। नंबर 1, गैर इम्तियाज़ी सलूक। हर बच्चा मसावी सलूक का मुस्तहक़ है, क़तई नज़र इसकी सनफ़ी शनाख्त, जिन्स, नस्ल, मज़हब, जिस्मानी शक्ल, काबिलियत, समाजी और इक़्तिसादी हैसियत, कौमियत, अक़ीदा, नज़रिया या दीगर ज़ाती शनाख्त। नंबर 2, ख़ानदान। हर बच्चे को अपने ख़ानदान के साथ रहने का हक़ हासिल है।
नंबर 3, सेहत। हर बच्चे को ज़िंदा रहने का हक़ है। बच्चों को अपने स्कूलों और घरों में अच्छी सेहत और हिफ़्ज़ाने सेहत की आदतें सीखनी चाहिए। नंबर 4, नुकसान से तहफ़्फ़ुज़। हर बच्चा ज़्यादती से आज़ादी का मुस्तहक़ है। बच्चों को नुकसानदेह काम, मंशियात, जिनसी इस्तेहसाल, इंसानी स्मगलिंग, जिस्मानी सज़ा, जज्बाती और नफ्सियाती ज़्यादती, नुकसानदेह हिरासत, जंग और इस्तेहसाल की दीगर इक़साम से पाक होना चाहिए। नंबर 5, शनाख्त। बच्चों की पैदाइश के वक्त इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। नंबर 6, तालीम। हर बच्चे को तालीम हासिल करने का हक़ है। प्राइमरी तालीम मुफ्त होनी चाहिए। नंबर 7, फ़िक्री आज़ादी। बच्चों को जो कुछ वो सोचते हैं और महसूस करते हैं इसे इजहार करने का हक़ हासिल है। नंबर 8, मालूमात तक रसाई। बच्चों को इंटरनेट, रेडियो, फ़ोन, टेलीविज़न, किताबों और दीगर वसाइल के ज़रिए मालूमात की तरसील और वसूल करने का हक़ हासिल है। राज़दारी। हर बच्चा राज़दारी का मुस्तहक़ है। कानून को ऑनलाइन समेत तमाम शोबों में बच्चों की राज़दारी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। नंबर 10, आर्ट्स या फ़नून लतीफ़ा। हर बच्चे को सकाफ़ती और तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का हक़ हासिल है। नंबर 11, हुकूमत की ज़िम्मेदारी। हुकूमतों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हर बच्चा अपने तमाम नाकाबिल तनसीख हुकूक से लुत्फ़अंदोज़ हो और एक महफूज और आज़ाद माशरे में तरक्की करें। तो ये कुछ हुकूक हैं जो कि बच्चों के यूनाइटेड नेशंस ने वज़ा किए हैं और ज़रूरी है कि हम जो हैं इन हुकूक की पासदारी करें। इसमें एक हक़ है जिसे है कि बच्चों की सिक्योरिटी या उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और इस हक़ की बच्चों के सुबह शाम पामाली हो रही है। जिस तरह हम जंगों में देखते हैं, जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि लेबर, छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है। तो आइए आज से अहद करते हैं कि ये जो छोटे बच्चे हमारे मुल्क और कौम का सरमाया है, इनका ख्याल रखा जाए और इनके जो बेसिक हुकूक हैं उनका ज़रूर उनकी पासदारी की जाए। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे पास शेफ़ साइमा मौजूद हैं और जो कि बच्चों के लिए ला रही मज़ेदार सी रेसिपी। आपने कहीं नहीं जाना है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे मिलने वाली हूँ शेफ़ साइमा के किचन में, और साइमा के किचन में आज कुछ चिल्ड्रंस डे की मुनासबत से बन रहा है। उन्हीं से जानते हैं कि क्या बन रहा है। साइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? कैसी? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल। पहले बताएं वीकेंड कैसा गुजरा? वीकेंड एज़ यूजुअल भागता दौड़ता। कहीं घर पे घर वालों ने कहीं बुला लिया था, मतलब इनवाइटेड थे भाई की तरफ। तो वो मैंने सोचा कि 2 बजे ही घर से निकल जाओ, ना घर पर होंगी ना दूसरे लोगों को काम याद आएगा मुझे देख के। तो बस वो सैटरडे वहाँ और कल घर की जो भी चीज़ें अगर आप वर्किंग वुमन होती है ना तो आप सारे काम वीकेंड पर उठा के रखती हैं, और जिस खुशफहमी में वीकेंड स्टार्ट करते हैं कि बस अब तो आराम करेंगे, एक लम्हा आराम का नहीं होता। और अक्सर संडे को रात को सोते सोते भी देर हो जाती है क्योंकि काम होते हैं सारा दिन। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक बात और मैं जन्माई, आपने कहा आप इनवाइटेड थी कहीं खाने पे, तो साइमा आप लोगों के घर जाके जज करती हैं या जो होता है खामोशी से खुशी खुशी खा लेते हैं? तो भाई खुली छुट्टी दे देती हूँ, बस सादा सा खाना जज नहीं करती लोगों को कि इसमें ये डाल लेता तो बेहतर होता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं बिल्कुल ईजी होके जो है ना खाना भी खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि किसी और का खाना जो है ना मुझे बहुत कम नसीब होता है, हाथ का खाना। तो मैं उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, वरना क्या होता है कि जो कोई टीचर होता है, जैसे उर्दू के टीचर सबकी उर्दू में गलतियाँ निकालते हैं, जो इंग्लिश टीचर होते हैं सबकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करवाते रहते हैं। तो आप जैसे खाना बनाना सिखाती हैं, तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बुलाते हुए डरते होंगे लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो एक प्रेशर मेरा ख्याल है अब तो ज़रा ज़्यादा ही डेवलप हो चुका है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो जैसे बना रहे हैं या प्रेजेंट करते हैं सब कुछ बहुत बेहतरीन होता है। गुड, ज़बरदस्त। आज क्या बन रहा है? हाँ माविश, आज जैसे कि हम यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी जो है वो हम नाजरीन के साथ शेयर करें। तो यहाँ आज मैं 2 रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जिनको आप जो है वो अपने बच्चों को लंच बॉक्सेस के लिए दे सकते हैं। एक मैं एग मेयो सैंडविच की रेसिपी सिखाऊंगी, और इसके अलावा आज हम चिकन टेंडर्स की रेसिपी भी सिखाने जा रहे हैं जी। और चिकन टेंडर वैसे बनेंगे जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं? देखें, ये तो थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, और बाज़ार में आई थिंक शायद थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, क्योंकि वो उसको प्रिजर्वेटिव वगैरह मिलाते हैं तो उसकी तो टेक्सचर डिफरेंट हो जाता है। चिकन टेंडर्स में भी बहुत वेरिएशंस हैं।
तो आज मैं एक वेरिएशन सिखाऊंगी, फिर हम उस तरीके से, जैसे मैं अब वो उस ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, उस तरीके के भी लोग बहुत कहते हैं कि डीप फ्राइड चिकन की रेसिपी सिखाएं। उसको हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर सिखाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हाँ माविश, अभी तो हम ये रेसिपी की तरफ आ जाते हैं और बाद में फिर मैं चाहूँगी कि होम बेस्ड लंचेस जो होते हैं बच्चों को दिए जाते हैं उनके क्या फ़वाइद हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स के हिसाब से आइडियाज़ मैं शेयर कर दूँगी कि आप लोग क्या डिफरेंट तरीक़ों से बच्चों को रोज़ एक नया आइटम दे सकते हैं लंच बॉक्सेस के लिए, ताकि बच्चों को भी एक वो रहे कि भाई हमें रोज़ एक नया मील मिल रहा है और एक जैसे बोर ना हो और माओ का काम बढ़ जाए। तो अगर आप नहीं चाहती कि आपका काम बढ़े तो आप जो सेगमेंट का दूसरा हिस्सा है उसको स्किप कर दीजिए, वो स्किप कर दें। लेकिन नहीं, मैं कोशिश करूँगी ऐसी चीज़ें बताऊँ जो कि आप प्री प्रिपेयर करके रखते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा रहेगा। चले माविश, हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एग मेयो सैंडविचेस के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे इस वक्त मैंने 6 स्लाइसेस ली हैं, ठीक है, उनके कॉर्नर्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। फिर इसमें मैंने 3 बॉइल्ड एग्स लेके इनको मैश कर दिया है। ठीक है। इन बॉयल एग्स के मिक्सचर हम एक बनाएंगे, रेडी करेंगे सैंडविचेस के हिसाब से, जिसमें हम 1 टीस्पून के बराबर अपना काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च पिसी हुई, थोड़ी सी ½ टीस्पून या 1 टीस्पून आप चीनी ऐड करेंगी इसमें, जी इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, टू टेस्ट नमक हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, सही है, सैंडविचेस में। फिर हम इसमें 1 कप के बराबर मेयोनेज़ लेंगे और ½ कप के बराबर ही हम टेट्रा पैक की क्रीम लेंगे। तो अच्छा खासा क्रीमी टेक्सचर का बनेगा, क्रीमी बनेगा, ड्राई नहीं होगा जी। वैसे भी आप जानती हैं आजकल ड्राई वेदर है, ये अभी मैंने आके बिल्कुल फ्रेश स्लाइसेस काटे हैं, बट ये अभी थोड़ा सा इसका क्रस्ट ड्राई हो गया है। उसके लिए आप लोग घर में ये किया करें कि हल्का सा ना एक वेट क्लॉथ लेके कोई भी रुमाल को हल्का सा गीला कर लें, वार्म कर लें तो और भी अच्छी बात है, गीला करके, और फिर उसको निचोड़ के हल्का सा उसको ऊपर बिछा दें, तो आपके सैंडविचेस जो हैं वो मॉइस्ट रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे स्लाइसेस। अच्छा माविश, हम करेंगे ये कि ये सारे अज्जा, बहुत कम अज्जा हैं, काली मिर्च पाउडर है, चीनी है, नमक है, एज़ पर टेस्ट हमने डालना है, ½ कप क्रीम डालनी है और 1 कप मेयो डालकर इसका एक बैटर बना लेना है। और इस बैटर को हमने अप्लाई करना है अपने सैंडविच की स्लाइसेस पर, और फिर हमने इसको डायगोनली या स्क्वायर में, जैसे भी आपको चाहिए, रेक्टेंगल में काट के सर्व करना है। अच्छा, इसमें आपने काली मिर्च, शक्कर, नमक, जी नमक है, और 1 कप के बराबर मेयोनेज़ है और ½ कप के बराबर जो है और क्रीम है। एग्स कितने? 3 बॉयल एग हैं यहाँ पर। इसको आप बहुत हार्ड बॉयल भी ना करें और बहुत सॉफ्ट बॉयल भी ना करें, कोशिश करेंगे ज़रा सा मीडियम वाली हो, ताकि ये अच्छा भी लगे खाने में। अच्छा, अब हम इस पूरे मिक्सचर को बना के अपने इस पर स्प्रेड करेंगे और सर्व करेंगे काट के। तो एक रेसिपी तो हमारे पास ये हो गई। दूसरी रेसिपी मैं बताती हूँ चिकन टेंडर्स की। उसके लिए हमें यहाँ मैंने 400 ग्राम जो है वो चिकन ले ली है और उसको इस तरीके से स्ट्रिप्स में काट लिया है। थोड़ी सी आप इसको चौड़ी रखिएगा, फिंगर टाइप का ना, या फिंगर टाइप का भी आप काट सकते हैं, मगर थिन स्लाइसेस हों जी। ये आप देखें इस तरीके से मैंने काटा, इसको फिंगर ही कह लीजिए, मगर किसी मोटी फिंगर, थंब हो गया, मोटी फिंगर हो गई, थंब हो गया, ठीक है। आप ये इस्तेमाल होगी इसमें 400 ग्राम। और इसकी अब मैरिनेशन मैं बता देती हूँ। मैरिनेशन के लिए आपको लेना है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, फिर इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर केचप जाएगी, 1 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस जाएगी, 1 एग का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। सॉल्ट टू टेस्ट मैं हमेशा इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ लोग तेज़ नमक खाते हैं, कुछ कम, तो वो अब आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी डालना चाहें। ध्यान रखिएगा कि हम इसमें सोया सॉस यूज़ कर रहे हैं, सोया सॉस ऑलरेडी बहुत सॉल्टी होती है, तो आप कम ½ टीस्पून नमक डाल दें, दैट शुड बी इनफ। फिर हमने इसमें 1 कप के बराबर चिप्स ले लिए हैं, जिसको मैंने चूरा कर लिया। ये चिप्स है जी, ये चिप्स है। अगर आप चिप्स अवॉइड करना चाहती हैं तो आप इसमें कॉर्नफ्लेक्स भी चूरा करके डाल सकते हैं, मगर उसमें मिठास होती है।
सादा वाला लीजिए। कॉर्नफ्लेक्स जो आता है वो अच्छा होता है, नमकीन होता है। ब्रेड क्रम्स भी हम यूज़ कर सकते हैं और कॉर्नफ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपने सॉल्टेड चिप्स जो रेगुलर मिलते हैं? जी बिल्कुल रेगुलर ले लिए। काली मिर्च वाले नहीं ना? नहीं, काली मिर्च सॉल्टेड ले लिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्लेवर नहीं पसंद आ रहा होता, अच्छा नहीं लगेगा, ओवरपावरिंग जी। तो ये ले लिया है। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर गार्लिक पाउडर भी ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि हमने इसमें कोई मिर्ची नहीं ऐड की है, हम पेपरिका पाउडर यूज़ करेंगे। और जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि पेपरिका पाउडर जो है वो स्पाइसी नहीं होता, वो कलर इन्हेंस करता है और ये हम इस वक्त यहाँ पे डालेंगे। तो यही सिर्फ स्पाइसेस में हम खाली 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, ना नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट तो डाला वो ही तो है। मैंने डाला ही है, वो सबके घर में ही होता है। 1 टेबलस्पून, ठीक है। सोया सॉस जा रही है, केचप जा रहा है, नमक, अंडा, ये सब हमने इसमें डालकर, चिप्स नहीं डालने हैं, बाकी सारी मैरिनेशन हमने इसमें मिलानी है। और 1 टेबलस्पून ही लेमन का, बल्कि 2 टेबलस्पून लेमन का जूस एक्सट्रैक्ट करके वो भी इसमें मिला दीजिए मैरिनेशन में। आपके पास अगर टाइम हो या आपने शाम में इसको बनाना है या रात में बनाना है, जो भी, तो आप 15 मिनट्स के लिए, हाफ एन आवर के लिए इसको फ्रिज में मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैं अभी यहाँ डायरेक्ट ही बनाऊँगी, तो करूँगी ये कि जब ये सारा मिक्सचर मैं इसमें तैयार कर लूँगी चिकन के साथ, तो अपनी चिकन टेंडर्स को मैंने कोट करना है चिप्स के साथ और फिर ऑयल गरम करके शैलो फ्राई कर सकते हैं आप, डीप फ्राई कर सकते हैं आप इसको, इवन आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनके हम नाज़रीन के सामने करेंगे, देख लेते हैं, थोड़े से हम पहले बना लेंगे साथ ही और थोड़े से हम सामने भी दिखाएंगे ताकि पता रहे कि हमारी चिकन किस फॉर्म में आ गई है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सामने भी कुछ बना के दिखाएं ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये बिफ़ोर कुकिंग यानी ये कैसी थी और बाद में फिर फ्राई होने के बाद बिफ़ोर फ्राइंग कैसी थी। तो आप ये अभी हमारे सामने शुरू करेंगे, मैं ब्रेक ले? नहीं, माविश आप ब्रेक लें, लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं और बता दूंगी कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि माओं को सुबह उठ के ज़रा सा प्रॉब्लम भी होगा कि भाई हम इसको कैसे बनाएं, सैम्पल करें। जी, ये तो मैं आपसे पूछूंगी कल। ज़रा सा जी, तो आप ये देखें, कोल्ड सैंडविचेस हैं, आप इसको अ डे अहेड बना के रख लें आराम से। उस पर आप कोई भी सेलोफेन चढ़ाएं, यानी सॉरी क्लिंग रैप करें और आप इसको अंदर रख दें और आप 2 से 3 दिन तक के सैंडविचेस बना के आराम से रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। अंडा है नहीं ख़राब होगा माविश, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो अगर आपके यहाँ लाइट नहीं जाती है और आपको यकीन है कि 2-3 दिन लाइट नहीं जाएगी, तो आप ये 3 दिन बना के, आपका फ्रिज का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, शर्त ये है, ठीक है। 3 दिन तो कहीं आराम से आप, यानी मैं तो 5 डेज़ तक के बना के रख लेती हूँ। जी, वो एयर टाइट कंटेनर में रहते हैं और वो फ्रेश रहते हैं, क्योंकि जो भी अच्छा, आप एयर टाइट कंटेनर में मैं रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन मैंने चलाने होते हैं। आप आधा निकालें अपना, जिसने जितना खाना है वो आप ले सकते हैं। प्लस ये जो स्ट्रिप्स मैं बता रही हूँ, टेंडर्स, चिकन टेंडर्स, ये भी आप लोग जो है इसको बना के फ्रीज़र में भी डाल सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप इसको एक दिन पहले भी बना सकते हैं, 2 दिन पहले भी बना सकते हैं। फ्राई करके फ्राई नहीं करें, हाँ, मतलब बना के आप उसको लेयर करके ना फ्रिज में रख दें। आजकल मौसम बहुत अच्छा है तो ये ख़राब होने के इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। आपने 3 दिन के लिए बना लिया, जैसे इनिशियली आप 3 दिन बना के देखें कि ये कैसे रहते हैं। आपने ऊपर जो चिप्स वाली कोटिंग है वो करके फिर आप फ्रीज करके बस रख दें। आप फ्रीज क्योंकि करके हम वैसे रख भी दें। तो फ्रोज़न यूज़ करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपने ऑयल फ्राई किया, बच्चे को फ्राई करके दे दिया। बच्चे को फ्राई करके? नहीं, बच्चे को फ्राई मत कीजिएगा प्लीज़ खुदारा, क्योंकि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आपने चिकन टेंडर्स को फ्राई करना है। यौम अतफाल पे आप बच्चा फ्राई, वैसे कभी कभी दिल चाहता है कि आप अपने बच्चों को भी फ्राई कर दें, क्योंकि बच्चे हमें भी पका फ्राई कर चुके होते हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है माविश। अब आप ब्रेक की तरफ चलें, फिर ओके साइमन, बाकी प्रोसीजर हम बाद में दिखाएंगे। अच्छा भाई, इस बच्चों को फ्राई करने के नोट पे मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग मेहमान मौजूद हैं। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान मौजूद हैं आलमी यौम अतफ़ाल की मुनासबत से, तो उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं दो बच्चे जो कि हमें बताएंगे कि एक ये कि ये डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, और वो शायद हमारे लिए उनके पास एक अच्छा सा मैसेज भी है। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपने मेहमानों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद सनान। मोहम्मद सनान। और आप? मेरा नाम अमल है और मैं स्केचिंग करती हूँ और मैं सिंगिंग भी करती हूँ। ओके, ज़बरदस्त। सनान, आप क्या करते हैं? फुटबॉल खेलता हूँ और गेमिंग करता हूँ, कभी कभी क्रिकेट भी खेलता हूँ। आप कौन से गेम्स खेलते हैं? गेमिंग में मैं लेफ्ट 4 डेड 2 खेलता हूँ, रोब्लॉक्स खेलता हूँ। मैं हर गेम खेलता हूँ। हर गेम खेलते हैं? तो आपको घर में डांट पड़ती है? जी, कभी कभी। तो आप क्या कहते हैं जब आपको डांट पड़ती है घर में? कुछ नहीं कहता हूँ। आप अच्छे बच्चे हैं? जी। ओके, मगर बात मानते हैं फिर अम्मी की, गेम छोड़ते हैं? जी। ओह वाह, वेरी नाइस। फुटबॉल में आप कहाँ खेलते हैं फुटबॉल? कराची यूनाइटेड स्टेडियम में खेलता हूँ फुटबॉल। और आप कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं? स्ट्राइकर और सेंटर मिडफील्डर। गोल्स किए हैं कभी? जी। ओके, ग्रेट, ज़बरदस्त। कौन सा फेवरेट फुटबॉलर है? फेवरेट फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वाई? He has very nice skills, shooting, heading. He has very strong body. तो आपको बड़े होके क्या बनना है? फुटबॉलर और कंप्यूटर इंजीनियर। फुटबॉलर, कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर क्या, मुझे तो लगा था आप गेम्स बनाएंगे, गेमिंग एप्लीकेशंस। मैं VPN बनाऊंगा और VPN बनाएंगे? हाँ। ओके, ग्रेट। अमल, आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं यूजुअली स्केचिंग करती हूँ, मैं लोगों की स्केचेस बनाती हूँ, या जब मैं उससे बोर हो जाती हूँ मैं सिंगिंग करती हूँ, मैं गिटार बजाती हूँ, मैं भी लर्न कर रही हूँ। उसके जब मैं पेपर से बोर हो जाती हूँ मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करती हूँ, मैं कपड़े के स्केचेस बनाती हूँ। तो कपड़े के मतलब फैशन हाँ, स्केचेस? फैशन डिज़ाइन करती हूँ। ओके, अमल, आप बड़े होके क्या बनोगे? मुझे लग रहा है मैं आर्टिस्ट बनूँगी या ऐसा कुछ, जो भी मुझे अच्छा लगेगा। पाँव नहीं मूव करो। आर्टिस्ट बनोगी या गिटारिस्ट, सिंगर, क्या? जो भी मुझे अच्छा लगेगा। जो भी आपको अच्छा लगेगा। ओके। सनान, मुझे ये बताइए कि आपको पता है आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये आज यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे है। ओके, और हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ये ऑर्फन्स है। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पेरेंट्स हैं वो तो उनके लिए तो एवरी डे इज़ अ चिल्ड्रंस डे, वो तो बच्चों को इतनी अहमियत देते हैं, तो इज़ इट नेसेसरी टू सेलिब्रेट? यस। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए पेरेंट्स नहीं कर रहे? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, कोई ऐसी बात बताइए जो आपको लगता है कि पेरेंट्स को या टीचर्स को नहीं करनी चाहिए। हिटिंग, स्पैंकिंग? यस। व्हाई? It is not a good way to discipline them. What is the good way then? क्या अच्छी तरीका क्या? You should teach them politely and also teach them what is good or bad, so they won't turn into like start wars. ओके, आप कह रहे हैं कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि क्या ठीक है क्या नहीं, ताकि बड़े होकर वॉर्स ना शुरू कर दें। Yes. ऑल राइट। अमल, आपको क्या लगता है कि व्हाई डू वी नीड टू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे? अच्छा, यू कैन पुट बोथ द फीट डाउन। अमल जी। आई थिंक सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, सारे पेरेंट्स आई होप वो अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत प्यार करते हैं, मगर कई बच्चे हैं जिनके पास पेरेंट्स हैं ही नहीं, या जिनके क्या कहते हैं, या जो स्लेवरी में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हमको उनके राइट्स पता होने चाहिए। हाँ, राइट्स पता होने चाहिए, अवेयरनेस भी स्प्रेड करना चाहिए, तो इसीलिए हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। वरना तो एवरी डे वुड बी ए चिल्ड्रंस डे। हाँ, जैसे अभी सनान ने कहा कि बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए मारना नहीं चाहिए, तो डू यू थिंक द सेम? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर मारते हैं तो बच्चे में रिजेंटमेंट और हेट्रेड बिल्ड होती है। अगर आप मारते हैं तो वो आपसे डरेंगे, और ये फियर इंस्टिल नहीं करना, उनको कॉन्फिडेंट बनाना है, उनको जैसे स्ट्रॉन्ग से रेस करना है। क्यों कॉन्फिडेंट बनाना है? ऐसा क्या करेंगे बच्चे बड़े होकर? डरपोक से बच्चे होंगे तो फ्यूचर में क्या होगा?
क्या होगा? अच्छा है, खामोशी होगी हमारे कोई? ये जो बच्चे हैं इस जनरेशन में ये फ्यूचर में ही काम करेंगे। तो हमारा सोसाइटी फ्यूचर में कैसे बनेगा अगर बच्चे इस जनरेशन में ऐसे रेज हो रहे हैं। ओके, ज़बरदस्त। सनान, आज आप कोई स्पेशल चीज़ हमें सुना रहे हैं चिल्ड्रंस डे के लिए? यस आई हैव। क्या है? एक नज़म है, नज़म है, नज़म सुनाएंगे आप? उर्दू में, इंग्लिश में? उर्दू है। ज़बरदस्त सनान। तो सनान हमें एक उर्दू में नज़म सुनाने वाले हैं। जी सनान। सीधे सादे बच्चे हैं, बच्चे तो फिर बच्चे हैं, जब भी लब खोलते हैं पूरा सच ही बोलते हैं, थोड़ी देर को लड़ते हैं फ़ौरन ही मान जाते हैं, मिलजुल कर ये रहते हैं चीज़ें बाहम बांधते हैं, मुस्तकबिल से ये डरते नहीं, कल की फ़िक्र ये करते नहीं, दौलत है ये नेमत है, बच्चे रब की रहमत है। वेरी गुड। तो बच्चे जो हैं वो रब की रहमत है, मतलब अल्लाह ताला की ये एक मर्सी है हमारे पास कि आप लोग जो हैं वो अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे। सनान, टुवर्ड्स द एंड क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को जो देख रहे हैं या टीचर्स जो देख रहे हैं? डू यू हैव एनी मैसेज फॉर देम? यस, क्या मैसेज है, बताइए। प्लीज़ टीच योर किड at a young age, they will know what is good or bad. उनको यंग एज में सिखाएं व्हाट इज़ गुड और बैड, व्हाई? So they won't be a bad person when they grow up, or Okay. maybe start killing people or turn into thieves. ओके, सो योर मैसेज इज़ कि बच्चों को अर्ली एज में ही टीच द डिफरेंस बिटवीन गुड और बैड, ताकि वो बड़े होकर ना किसी को कत्ल करें ना चोरियां करें। जी। थैंक यू सो मच सनान। अमल, आप बताइए, आज आपने बताया कि आप सिंगर भी हैं, आप गिटार नहीं लाई अपना? नहीं, मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं इतनी अच्छी अब नहीं बजा सकती। Okay. मे बी इन द फ्यूचर मैं बजा सकती हूँ आपके लिए। ऑल राइट, तो आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? आपने मूवी अलादीन देखा है डिज्नी का? बिल्कुल देखा है अलादीन। तो आपको ये गाना पता होगा, अ होल न्यू वर्ल्ड। ओके, तो आप डिज्नी मूवी अलादीन का गाना सुनाएंगे हमें? ओके, ज़बरदस्त, सुनाइए। I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. That is it? Okay, wonderful Amal, wonderful. You can pursue singing as a career also. अमल, कोई लास्ट में कोई मैसेज जो बड़े आपको देख रहे हैं ऑडियंस में? आई थिंक बच्चे के लिए जब आप रेस कर रहे होंगे तो इट्स बेटर टू टीच देम राइट फ्रॉम रॉन्ग, क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे उनको डिसीजन मेकिंग भी उनको पता होना चाहिए, ताकि वो फास्ट थिंकर्स होएं और वो जॉब भी उनको आसानी से मिले। सो ओके, ये बात बहुत अच्छी की अमल आपने कि बच्चों को सिखाएं ताकि वो डिसीजन मेकिंग उनकी अच्छी हो, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी डिसीजंस लेते रहते हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप आए और आपने नज़म सुनाई, आपने इतना अच्छा गाना सुनाया, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। तो हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने जाना इन बच्चों से ये एक बात सनान ने कही कि बच्चों को बहुत यंग एज में आप सिखाइए कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि मुस्तकबिल में वो फिर किसी को कत्ल ना करें, कोई चोरियां ना करें। और अमल ने एक बात कही कि आप बच्चों को इसलिए सिखाएं कि उनकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए फ्यूचर में। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मेरे पास 2 और स्पेशल मेहमान हैं, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं 2 बहुत ही ख़ास मेहमान और हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से, क्योंकि आज दुनिया भर में
चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है, तो हमने भी मदऊ किया कुछ ऐसे गेस्ट को जो कि आपके बच्चों की शख्सियत नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के मेमार हैं। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक एजुकेशनिस्ट से और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। अस्सलाम वालेकुम, नौशीन उबैद जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। वालेकुम अस्सलाम महविश। हाँ, और मेरे साथ मौजूद हैं फ़रिया कंवल, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं ब्रेक में फ़रिया से पूछी थी कि फ़रिया आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप क्या हमें हर बात पे जज करती हैं? तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं करती। तो अब आई कैन बी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर। पहले मैं आऊँगी नौशीन के पास। नौशीन, ये बताइए, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, कितने अरसे से आप इस फील्ड में हैं? महविश नियरली 25 ईयर्स कंप्लीट हो अच्छा, जाएंगे मेरे ज़बरदस्त। इस साल, एंड आई हैव एक्सीडेंटली ही एजुकेशन सेक्टर में आई। Really? देयर वाज नो सच प्लान कि मुझे एजुकेशन में आना है, बट जब स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड लविंग इट, एंड नाउ जो है डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम करते हुए नाउ आई एम हेडिंग वन ऑफ द कैंपसेस ऑफ बीकन हाउस स्कूल। अरे ज़बरदस्त। तो जो आपने कहा मैं एक्सीडेंटली आई थी, तो ये था कि बच्चों के साथ मैं और क्या करूं, तो बेहतर है मैं पढ़ा लेती हूँ। इट वाज अ ट्रांजिशन। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के दौरान एक विंडो थी। So when I did that, it was a very good experience. Then I did my MSc in Applied Psychology. अच्छा। And after that, plan था clinical psychology में ही जाने का, फरीहा की तरह. But then I ended up in teaching and I started loving it. और बस वहीं से ही जर्नी स्टार्ट हुई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अर्ली ईयर्स को देखती हैं? अर्लियर डिफरेंट कैपेसिटीज़ में डिफरेंट कैंपसेस में जब आप जाते हो तो डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट करंट वर्क प्लेस, तो अर्लियर आई स्टार्टेड ऑफ विद अर्ली ईयर्स, एंड नाउ आई एम हेडिंग अ कैंपस विच इज़ हैविंग लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड मिडिल सेक्शंस एज अच्छा, वेल। तो ऑलमोस्ट ऑल द एज लेवल्स। इट्स जस्ट सीनियर्स मिसिंग है यहाँ पर, बट लेकिन आजकल के तो छोटे बच्चे भी अपने आप को बड़ा ही समझते हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। अक्सर ग्रेड 5-6 से आपको एक बड़े अंकल आंटी नज़र आने नहीं, शुरू हो जाते 5-6 से भी अब तो मैं बताऊं जो जिस हिसाब से जो चेंजेस आ रही हैं पेरेंटिंग के लिए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं फॉर एजुकेशनिस्ट्स एज वेल। और बच्चे आपके जो जैसे ही वो किंडरगार्टन में होते हैं और ग्रेड 1 और 2 में, लोअर प्राइमरी से ही वो काफ़ी अपने आप को मैच्योर बड़ा समझने लगते हैं। बिल्कुल, वो बड़ा समझने लग जाते हैं। बिल्कुल, हम इससे बात करेंगे कि ऐसे बड़े बच्चों को डील कैसे किया जाता है। फ़रीहा, ये बताइए कि आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, कितना अर्सा हो गया प्रैक्टिस करते हुए? मुझे ऑलमोस्ट 15 साल हो जाएंगे अब। अच्छा, ज़बरदस्त। सिंस 2009 एंड मैं फील्ड में एक्सीडेंटली नहीं आई थी मैम की तरह, प्लान करके आई? प्लान करके आई थी। माय फादर हैड वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। वहाँ नहीं हुआ तो फिर सोचा कि ह्यूमंस इज समथिंग दैट आर ऑल अराउंड अस, राइट? True. एंड अंडरस्टैंडिंग देम, उनको समझना, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना वो समथिंग जिसमें मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था। तो स्टार्ट किया, साइकोलॉजी में आई। इस वक्त मैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी बहरीन यूनिवर्सिटी में होती हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, वहाँ ज़बरदस्त। पढ़ाती भी हूँ। सो आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज एन एजुकेशनिस्ट। और मैंने अपनी एक कंपनी भी स्टार्ट की है, मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ होप एंड कोप साइकोलॉजिकल सर्विसेज सेंटर। सो आई एम पार्ट ऑफ बोथ एकेडेमिया एज वेल एज इंडस्ट्री। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो हमारे पास, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ी है, तो हमारे पास वक्त 2 ऐसे लोग मौजूद हैं जो एजुकेशनिस्ट भी हैं और वो लोगों के ये भी जानते हैं कि दिमाग में इनके जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है। अच्छा, मैं वापस आती हूँ नौशीन आपके पास। नौशीन, आपसे ये बात हो रही थी कि जो आजकल बच्चे हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड देम। हमारे ज़माने के बच्चे और आज के ज़माने के बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि ये तो मॉडर्न एज के लिए हैं। हाउ इट इज़ डिफरेंट? आपके क्योंकि 25 साल का तजुर्बा है, आपके शुरू में भी आपने एक सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और आज भी आप देख रही हैं। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस दैट यू सी? फरीहा, इसके डिफरेंट माविश अगर मैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करूँ तो पहले आपका जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसकी इंटीग्रेशन नहीं थी और एक्सेस भी नहीं था। फ्यू डिजिटल गैजेट्स थे। तो अब जिस तरह से अगर आप देखें, इतनी रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है हर तरफ, एजुकेशन सेक्टर में भी है। पहले ये था एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के बहुत लिमिटेड मीडियम्स हुआ करते थे। बुक्स थी, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, बिल्कुल, और एक पीटीवी था। हाँ। अब ये है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इतना इजी है फॉर चिल्ड्रन। इतने चैनल्स हैं, इतने मीडियम्स हैं, इतने डिजिटल पेरिफेरल्स हर तरफ हैं बच्चों के पास, इतना एक्सेस है कि उसको कंट्रोल करना, उसको मॉनिटर करना, इट्स अ ह्यूज चैलेंज। ये एक तो ये हो गया। फिर पेरेंटिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो पहले
के दौर में पेरेंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी, थोड़ा सा रेजिमेंटेड स्टाइल था, अथॉरिटेरियन था पेरेंट्स का। अभी क्योंकि बच्चे बहुत चेंज हो गए हैं इन 25 इयर्स, क्या मैं तो अपनी पूरी लाइफ पे अगर देखूं तो जब हम बच्चे थे तो हमारे एक डिफरेंट डिमांड्स होती थी, डिफरेंट स्टाइल होता था टू परसीव थिंग्स। और अब के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पेरेंट्स के लिए भी हैं और एजुकेटर्स के लिए भी। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटली चेंज्ड हैं अब के स्टूडेंट्स और पहले के स्टूडेंट्स, या अब के बच्चों को अगर हम देखें और पहले के बच्चों को देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो गैप है, जितना जनरेशन गैप का है, अगर मैं देखूं तो ये जो अल्फा जनरेशन है या जनरेशन जी है, मिलेनियल्स को उनको डील करना या उससे पहले की जनरेशन्स को, तो ये इस जनरेशनल गैप को ब्रिज करके बच्चों के साथ एक बहुत क्लोज कांटेक्ट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल। बिल्कुल। और जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे, बच्चों की अपब्रिंगिंग उस तरीके से नहीं हो पाएगी जो उनको हेल्प कर सके टू कोप अप विद द प्रेशर जो आजकल बच्चों पे है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। फरीहा, हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। ज़ाहिर है जब पूरा ज़माना बदल जाता है, एक पूरा एरा चेंज हो गया, तो साइकोलॉजिकल नीड्स भी डिफरेंट हो जाती हैं। तो और जिस तरह हमारे आपसे पहले जो मेहमान थे बच्चे, उन्होंने कहा कि बच्चों को अर्ली ऑन राइट और रॉन्ग सिखाइए, अर्ली ऑन डिसीजन मेकिंग सिखाइए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, क्या मतलब साइंस क्या कहती है, जो आपने दिमाग की केमिस्ट्री पढ़ी है, क्या बच्चे रेडी हैं बहुत अर्ली बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने के लिए? देखिए, मैं यहाँ पे एक जो व्यू देना चाहूँगी वो ये है कि येस, टाइम्स हैव चेंज, जैसे मैम ने कहा कि जी अब टेक्नोलॉजी बहुत इंटीग्रेटेड हो गई है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि इंसान बदल गए हैं। उनकी बेसिक नीड्स आज भी वही हैं जो पहले थी। येस, उनकी मैनिफेस्टेशन और उनकी अचीवमेंट में फ़र्क आ गया है। पहले भी बच्चे की ज़िंदगी में पेरेंट की बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत है। उसको अटेंशन भी आज भी उतनी ही चाहिए जितनी पहले चाहिए थी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी पेरेंट से उतना ही चाहिए। ये चीज़ उतनी ही चाहिए कि उसको जिस तरह से वो है उस तरह एक्सेप्ट किया जाए। राइट एंड रॉन्ग सिखाना इज़ अनदर थिंग, बट कंपीटिंग वन चाइल्ड अगेंस्ट द अदर, वो पहले भी बच्चा नहीं चाहता था कि हो और आज भी वो नहीं चाहता। मैं भी 2009 से क्योंकि फील्ड के अंदर हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, ओवर टाइम्स हमने देखा है चेंज। बट एक चीज़ जो आज भी हम जब क्लिनिक में बैठते हैं और यू नो इफ़ बिकॉज आई डील विद टीनेजर्स के बाद वाला जो यंग एडल्टहुड होता है उसको हम ज़्यादा डील कर रहे होते हैं बीइंग इन यूनिवर्सिटी। तो जब वो बच्चा भी आ रहा होता है तो उसकी भी नीड्स आज भी वही हैं जो हम 15 साल पहले देख रहे होते थे। आज के ज़माने में हाउएवर व्हाट हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि पेरेंटिंग का रोल इवन मोर इम्पॉर्टेंट हो गया आज। वाई? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, आज की तारीख में बच्चे को वो एक डेंजर जोन, एक डेंजर टेरिटरी, डेंजरस क्यों कह रही हूँ इसको, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, एज द चाइल्ड हैड सेड अर्लियर सेशन के अंदर, कि जी बच्चे को राइट एंड रॉन्ग बताना ज़रूरी होता है। टुडे इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू हैव अ सेफ प्लेस इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स हु कैन नेविगेट दिस वर्ल्ड फॉर देम। इफ़ यू जस्ट लेट देम बी, तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अगर आप आजकल के बच्चों में देखें तो वो बहुत ज़्यादा इसीलिए आ रहे बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट दे आर डूइंग। वो घर में कुछ और देख रहे होते हैं, स्कूल में कुछ और नज़र आ रहा होता है, फ्रेंड्स के साथ कुछ और नज़र आ रहा होता है। तो जिसको हम इमोशनल कोचिंग कहते हैं और दुनिया की समझ, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है आजकल, एंड दैट इज़ कमिंग प्राइमरीली फ्रॉम द पेरेंट्स। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। हम अक्सर ये बात करते हैं नौशीन के ये स्कूल ख़राब है या फ़लाँ स्कूल का माहौल बहुत ख़राब है। मैंने ख़ुद एक दफ़ा बहुत पुराने मतलब काफ़ी साल पहले टीचिंग की थी और मैं इस बात के लिए वाउच कर सकती हूँ कि कोई भी स्कूल ख़राब नहीं होता और कोई भी टीचर्स प्लान करके स्कूल का माहौल ख़राब नहीं करते। यूजुअली द डिफरेंट फैमिलीज़ जहाँ से बच्चे आ रहे होते हैं और वो अपना अपना घर का माहौल लेकर आते हैं। स्कूल रेगुलेट ज़रूर कर सकता है उस माहौल को। मुझे बताइए कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि एजुकेशनिस्ट जो हैं वो पेरेंट्स के साथ मिल के काम करें फॉर द वेल बीइंग ऑफ अ चाइल्ड। माविश, ये जो आपने बात की ना कि बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, ऑब्वियसली माहौल बिल्कुल भी टीचर्स नहीं ख़राब करते, लेकिन बच्चों को समझना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द टीचर्स। मैं अगर बात करूं कि टीचिंग डायनामिक्स अब इस कदर चेंज हो चुके हैं कि टीचर्स की ट्रेनिंग प्राइमरीली फोकस करती है टीचर्स को स्टूडेंट प्रोफाइलिंग पे काम करने में, ताकि वो पहले ये होता था कि पूरे पूरे ग्रुप्स को एक ही तरह का लेसन प्लान डिलीवर किया जा रहा है, एक ही स्ट्रेटजी है। अब ये है कि बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम इंडक्ट करते हैं बच्चों को तो सबसे पहला काम ये है कि टीचर डिटेल्ड प्रोफाइलिंग करे, ऑब्ज़र्व करे बच्चों को,
और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप करना बिटवीन द स्कूल, द फैमिलीज़ जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, और बच्चों का रेपो विद द टीचर, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है बच्चों का टीचर्स के साथ, एक बहुत पॉजिटिव बॉन्ड डेवलप हो जाता है विद द फैमिली, बिकॉज जब तक ये ट्रियो एक इफ़ेक्टिव मैनर में जॉइंट नहीं होते, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, एक दूसरे की नीड्स को बच्चे अच्छी तरह से लर्न नहीं कर सकते। सो अगर मैं बात करूँ, एक बेसिक थ्योरी है, वो आई एम श्योर हर किसी को आजकल पता है कि अगर हम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स को देखें, इट शुड बी केटर्ड एट होम एंड इन द स्कूल एज वेल। तो स्कूल्स में जाहिर सी बात है, जो हमारे एजुकेटर्स हैं, जब हम उनका बिल्कुल बिगिनर्स प्रेपरेटरी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें ये चीज़ उनको बताई जाती है कि बच्चों की बेसिक नीड्स में उनको कौन कौन सी चीज़ों को केटर करना है, पूरी हायरार्की को कंप्लीट करेंगे, और जब एट द एंड बच्चे सिक्योर फील करेंगे, दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद देयर टीचर्स, विद द पीयर्स, कंफर्टेबल फील करेंगे, देन दे विल बी डेफिनेटली हैप्पी। और हैप्पीनेस एक ऐसा फैक्टर है कि वो अगर आप अपने स्कूल्स में, कैंपसेस के अंदर अगर एक हैप्पी इन्वायरमेंट होगा, चिल्ड्रन विल फील कंफर्टेबल एंड लर्निंग विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस इंस्टेंटली। But it will have to be clubbed with home environment also, because schools के अंदर तो देखें hardly 4.5 or 5 hours time बच्चे गुजारते हैं। So personality shaping में जो crucial and एक pivotal role होता है, वो आपका home environment, relationship of parents, कि वो घर पे कैसा environment बच्चों को दे रहे हैं, उनकी emotional well-being पर कितना focus है parents का आपस की bond और relationship कैसा है। बच्चों को, एज़ फरिया ने अभी मेंशन किया, कि इट डज़ नॉट मैटर कि आप कितना टाइम दें, आप जितना भी दें वो एक क्वालिटी टाइम होना चाहिए, जो आप एक फोकस्ड अटेंशन हो कि आप बच्चों से आज बात कैसे करेंगे। सो प्राइमरीली एक फैमिली डिस्कशन टाइम्स घरों पे अब होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पेरेंट्स हों, बच्चे हों, वो अनप्लग्ड हों विद टेक्नोलॉजी, और बैठ के डे टू डे अपनी रूटीन्स को डिस्कस करना, एक क्लोज कनेक्शन जो स्कूल और होम जो गैप है उसको ब्रिज इसी तरह से किया जाएगा कि जब तीनों स्टेक होल्डर्स बहुत अच्छे से आपस में कोलैबोरेटिवली काम करेंगे बच्चों की वेलबींग के लिए। बिल्कुल। जिस तरह आपने कहा कि सबको मिलके काम करना चाहिए, और कहते हैं कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, लेकिन यहाँ फरिया मैं आपको एक बड़ा मुख्तलिफ एंगल पे लेके जा रही हूँ। अक्सर देखा गया है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम कहते तो हैं कि टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, लेकिन जब विलेज की इनपुट आती है तो बच्चा अक्सर ख़राब हो जाता है। हर कोई बोल रहा है दादा दादी का अपना तरीका है, पेरेंट्स कुछ चाह रहे हैं, फुप्पियाँ या खालाएँ बिगाड़ रही हैं। एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि क्या बच्चे की ज़िंदगी में इतना इनपुट हो, या हर कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ कह रहा हो, तो डज इट मेस विद द लिटिल ब्रेन? देखिए, डिपेंड करता है, जैसे हमने कहा कि फैमिली में जो लोग हैं वो कितने अलाइन हैं आपस में। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने कहा कि स्कूल और घर का अलाइंस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही घर के तमाम लोगों का आपस में अलाइंस इंपॉर्टेंट है। आप कहती हैं जी बच्चे को टॉफ़ी नहीं देनी बिकॉज उसके दांत ख़राब हो रहे हैं, डॉक्टर ने मना किया है, एंड घर का कोई और मेंबर जो है वो छुप के दे देता है, राइट? और ये अक्सर होता है, और हम उसको मोहब्बत समझते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो अलाइंस इंपॉर्टेंट है। हाउ एवर हम उन चीज़ों पे, मैं साइकोलॉजिस्ट, उन चीज़ों पे बात करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ जो हम कर सकते हैं कंपेयर टू जो हम नहीं कर सकते। सबको एक अलाइंस पे लाना, सबको एक पेज पे लाना, फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आप मशवरा ज़रूर दे सकते हैं। मशवरा दे सकते हैं, मगर एक कॉन्क्रीट अगर सोल्यूशन दिया जा सके, वो कॉन्क्रीट सोल्यूशन ये है कि बच्चे की ज़िंदगी के जो फर्स्ट 2 years होते हैं, ख़ास तौर पे, वैसे फर्स्ट 5 years की बात होती है, बट प्राइमरीली जो शुरू के 2 साल होते हैं, उसमें जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बच्चे का माँ और बाप के साथ बन जाए, तो फिर एवरीबडी एल्स अदर देन द पेरेंट्स बिकम सेकेंडरी। ठीक है, फिर उसको कोई बात कॉन्फ्लिक्टिंग अगर लगेगी भी कि माँ बाप ने कुछ और कहा है और घर के बाकी फ़र्द कुछ और कह रहे हैं, या टीचर्स कुछ और कह रहे हैं फॉर दैट मैटर, तो वो आके ज़रूर एक दफ़ा सोचेगा उस पर कि यहाँ डिफरेंट, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द चाइल्ड। अब बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी मदर्स ख़ास तौर पे, एंड स्पेशली इफ़ यू टॉकिंग अबाउट जॉइंट फैमिली, कि हमें तो सुबह से उठ के देखें जी सास ससुर के लिए खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, फिर उसके बाद घर वाले जाते हैं, फिर ये काम करना है, बच्चा स्कूल से वापस आता है या स्कूल नहीं जाता, अगर अभी 2 साल से नीचे की हम बात करें, सो हम बच्चे के साथ वक्त कब गुजारें। मैम ने बड़ी सही बात की, क्वालिटी टाइम। सो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा, लोगों को लगता है ये कि भाई इट्स नॉट अ डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर कि जो करप्ट हो गया तो चलो आप यू कैन डीबग इट और समथिंग। It's a child that you have consciously brought into the world. That is true. You need to prioritize the child. आपको पूरे दिन में वक्त नहीं मिलता, doesn't matter.
आप सर्टेन स्लॉट रखें बच्चे के साथ जो टेक्नोलॉजी फ्री हो, फ़ोन्स, टीवी, सारी चीज़ें एलिमिनेट करें एंड जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द चाइल्ड. इफ़ अ मदर इज़ लेट्स से फीडिंग द चाइल्ड, दैट्स अ फैंटास्टिक टाइम टू बॉन्ड. सो वंस you have established that bond with the बच्चा, उसको पता होता है अम्मा या बाबा जो कह रहे हैं ना, दैट्स अल्टीमेट. आई एम नॉट Absolutely. अगेंस्ट any other family member, be very clear on that, but it's just that who is the primary caregiver, primary responsibility किसकी है. So if that bond establishes, फिर ये जो बाकी family का issue आता है वो इतना बड़ा नहीं इतना रहता, हाँ मायने इतना नहीं बड़ा रखता. रहता. आपने बिल्कुल सही बात कही. अब मुझे इस पे अपना पर्सनल एक वाक़या याद आया, क्योंकि जब हमारा पहला बच्चा होता है तो बेचारे एक एक्सपेरिमेंट होता है. जो कह रहे हैं हम बात मान रहे हैं, और समहाउ कुछ ऐसा होता है क्योंकि आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा होता. फिर अगर आपका दूसरा भी आ जाए तो दूसरे लोग उस बच्चे को संभाल रहे होते हैं. तो आई स्टिल रिमेंबर, मेरी जो एल्डेस्ट है, शी वॉज प्रॉब्ली 2.5. आई ऑलरेडी हैड द यंगर वन एंड आई हैड गॉन बॉन्कर्स कम्प्लीटली. और मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जो बड़ी वाली मुझसे बहुत खिंच गई है, अब जो मैं कहूँ उस पर रोने लग जाए. और वो फैमिली के दूसरे मेंबर से बहुत क्लोज हो गई थी. आई वॉज अटेंडिंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजी की कोई साइकोलॉजिस्ट थी. शी वॉज कंडक्टिंग अ लेक्चर ऑन हाउ टू फॉर्मेटिव ईयर्स में कैसे बच्चों को बड़ा किया जाता है. तो आई वेंट टू हर आफ्टर द सेशन. आई सेड कि आई फील आई हैव लॉस्ट माई ओल्ड एल्डेस्ट बिकॉज नाउ देर इज़ नो कनेक्शन. व्हेनेवर आई स्पीक टू हर, इधर शी स्टार्ट्स बॉलिंग, बाहर चली जाती है रोते धोते, और उसको हर वो चीज़ मिल जाती है जो वो चाह रही होती है. तो मैं तो ना डिसिप्लिन कर पा रही हूँ, ना पेरेंट कर पा रही हूँ, और फिर दूसरा 6 महीने का बच्चा गोद में. शी आस्क्ड मी, शी टोल्ड मी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. शी सेड, मावश, इफ़ यू विल लूज़ हर एट दिस स्टेज, ये पूरी ज़िंदगी के लिए तुमने उसको डोज कर दिया है. ये तब रियलाइज़ करेगी व्हेन शी विल गेट मैरिड, इसके अपने बच्चे होंगे, और फिर वो एहसास करेगी कि व्हाट माई मदर वाज गोइंग थ्रू. अगर दोस्ती करनी है तो ये ही वक्त है इससे दोस्ती करने का. मैंने कहा तो मैं क्या करूं? तो कहने लगे, अच्छा क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से शी हेट्स यू और बाकियों से मोहब्बत है? मैंने कहा हर बात मान लेते हैं. तो कहती तुम भी मान लो, तुम यकीनन डांटती होगी, तुम प्यार से बात नहीं करती, क्या बदतमीज़ी भी करे ना, अब तुमने सिर्फ दोस्ती करनी है. हर बात पे मेरा बच्चा इधर आओ. अच्छा बड़ा कड़वा वो था पिल टू स्वॉलो, दिल चाह रहा है एक लगाओ, मगर मैं कह रही इधर आओ मेरा बेबी. यकीन करें वो जो दोस्ती डेवलप हुई वो आज तक हम दोस्त हैं. और फिर ये जो आपने कहा ना कि फिर बाकी फैमिली सेकेंडरी हो जाती है. और मैं सोचती हूँ, मैं वाकई दुआ देती हूँ उन साइकोलॉजिस्ट का. एक तो उन्होंने सेशन कंडक्ट किया और मुझ में इतनी अकल थी कि मैं चली गई. तो बच्चों से दोस्ती एट दिस वेरी यंग एज, और उसके बाद बाकी भी बच्चे फिर मुझे तो आ गई थी बच्चों से दोस्ती करने. आपके पास आते हैं नौशीन, बात आपने कही थी कि गैजेट्स का दौर है, इतना इन्फॉर्मेशन है. पेरेंट्स अक्सर कहते हैं तो फिर मैं क्या करूँ, मैं रोता है तो मैं आईपैड दे देती हूँ, तंग करता है तो फ़ोन दे देती हूँ. करें क्या एज एन एजुकेशनिस्ट एंड अ प्रिंसिपल? व्हाट डू यू सजेस्ट कि पेरेंट्स करें क्या? मैं सबसे पहले तो आपको जो आफ्टर स्कूल बच्चे जब घर पहुंच जाते हैं तो उस टाइम को स्ट्रक्चर करने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. अभी जैसे आप दोनों डिस्कस करी थी फरीहा अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स या घर में जो दूसरे एडल्ट्स हैं, केयर गिवर्स हैं घर के अंदर, वी नीड टू सी कि कौन है. अगर मदर फादर दोनों वर्किंग हैं तो जो घर का टाइम है उसको स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हैं. क्या आपने आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू द 2 चिल्ड्रन अर्लियर जिन्होंने अपने इंटरेस्ट्स की बात की. उनकी हॉबीज़ हैं, दे सिंग, दे पेंट, एंड द बॉय सेड दैट आई लव टू प्ले फुटबॉल. ये वो छोटी छोटी चीज़ें और वो हॉबीज़ हैं जो हमें बिल्कुल यंग एज पे पेरेंट्स को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो बच्चे अपने इंटरेस्ट्स को जानें. सो एज आई सेड, प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी तरह पेरेंट्स अपने बच्चों से जब बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, जब आपको बच्चों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और वो अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बता सकते हैं, और उनकी उसी लाइक्स और डिसलाइक्स को बिल्ड ऑन करें, और उनके इंटरेस्ट के लिए उनको क्लब्स हैं, कोई इवनिंग प्रोग्राम्स हैं, कोई स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, आप वो ज्वाइन कराएं. और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, ऑब्वियसली बच्चे बहुत टेक सेवी हैं आजकल, वो डिजिटली लिटरेट हैं हमसे ज़्यादा, और बिल्कुल हम उनको अनप्लग नहीं कर सकते. बट स्टेइंग कनेक्टेड विद दीज चिल्ड्रन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स एज वेल. पेरेंट्स जो बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं उनके साथ कोलैबोरेटिव गेम्स में थोड़ा जो भी आपको क्वालिटी टाइम उनके साथ देना है, आपको पता हो कि वो कौन से गेम्स खेल रहे हैं. लाइक अभी उन्होंने कहा कि राइट एंड रॉन्ग भी बताएं बच्चों को, लेकिन उसके साथ जो क्वालिटी गेम्स जो वो खेल रहे हैं, कोलैबोरेटिव ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं. अब बच्चे सेंसिटाइज हो जाते हैं जब वो वाले गेम खेल रहे हैं जिसमें वो वायलेंस सीख रहे हैं. आप देखें कि वो कौन सा गेम है जो उनको कोई क्रिएटिव चीज़
कोई डिजिटल टूल है जो क्रिएटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, कोई आर्ट की तरफ लेके जा रहा है. लाइक आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द गर्ल, शी सेड कि वो पहले पेपर पे स्केचिंग करती है एंड देन शी डज इट ऑनलाइन. सो वो सब्स्टिट्यूट कर रही है कि पेपर एंड पेन को फिर टेक्नोलॉजी से सब्स्टिट्यूट कर रही है. सो दीज आर द थिंग्स दैट एज अ पेरेंट वी नीड टू डायरेक्ट देयर यूजेज. हमें उनकी क्वालिटी को मॉनिटर करना है. फिर आपके देर आर सर्टन टूल्स जो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से साइबर बुलिंग से बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे. दिस इज़ टू इम्पोर्टेंट. बल्कि नौशीन, हम साइबर बुलिंग और बुलिंग पे कोई और प्रोग्राम करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे. बल्कि आई लव स्पीकिंग टू एंड लिसनिंग टू यू ऑल्सो. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई विल बी इन्वाइटिंग यू गाइज ओवर एंड ओवर ऑन डिफरेंट टॉपिक्स इंशाल्लाह. तो हाँ, आप साइबर बुलिंग पे बात करें. मैं यही कह रही थी कि पेरेंट्स का इन चीज़ों का ट्रैक रखना कि बच्चे कौन सी साइट्स विज़िट कर रहे हैं. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है माविश, जब आपका अर्ली ईयर पे आप बच्चों को उनके इंडिपेंडेंट गैजेट्स दे देते हैं, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट अ पेरेंट कैन डू टू अ चाइल्ड. आई एम अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन. मैंने अपने जो मेरी यंगेस्ट डॉटर है, शी इज़ इन O levels नाउ, स्टिल शी इज़ यूजिंग माई फ़ोन. वो शेयर करती है बिकॉज ऑब्वियसली इन द मॉर्निंग आई एम इन एट माई कैंपस, शी इज़ एट हर कैंपस. और वो जब आफ्टरनून में मैं पहुंचती हूँ बाय इवनिंग एंड देन शी इज़ यूजिंग माई फ़ोन. उसके ग्रुप्स, उसकी हर चीज़ें. सेम वी डिड विद आवर सन्स एज वेल. सो वो बहुत बड़े होने के बाद जब वो हमें लगा कि मैच्योर हो गए हैं, वी वर एबल टू कीप एन आई ऑन देयर ग्रुप्स, देयर इंटरेक्शंस, कि वो किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस लेवल की इंटरेक्शन है. सो पर्सनल स्पेस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देन कीपिंग एन आई ऑन व्हाट आर दे डूइंग, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. दिस इज़ द चैलेंज कि हम स्पेस भी दें और अब पेट में दर्द हो रहा होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ. Exactly. मैं फरिया के पास आऊँगी. फरिया, एक बड़ी टर्म आजकल कॉइन की जा रही है, पॉजिटिव साइकोलॉजी. और पॉजिटिव, आप पॉजिटिव बातें करें. पहले मुझे समझाइए कि अगर सब अच्छा बात करें, अच्छी बात करें, अच्छा बोलें, बच्चों को डांटें नहीं, तो फिर बाउंड्री कैसे सेट हो, रेप्रिमांड कैसे करें. तो एज अ साइकोलॉजिस्ट व्हाट यू सजेस्ट टू पेरेंट्स के कूटे भी नहीं तबीयत से जितना दिल से आ रहा है और बच्चे अच्छे भी निकल आए. हाउ इज़ दिस पॉसिबल? अच्छा, मैं आपकी बात को पहले आपके जो आपने मैम से सवाल किया उससे लिंक करना चाहूँगी. देयर आर 2 थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू ऐड ऑन व्हाट यू सेड, and that's also linking with what you said. टेक्नोलॉजी को अगेन अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड बिटर पिल टू सोलो. लेकिन अगर थोड़ा सा सुनने वाले ये समझें इस बात को कि टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया है एज आवर ओन रिप्लेसमेंट. दैट इज ट्रू. एस्केप है ना, जान छुड़ाएं. बच्चा खाना नहीं खा रहा, अच्छा काम करो, हाथ में फ़ोन पकड़ा दो, खा लेगा. ठीक है, टीवी के आगे बिठा दो, खा लेगा. टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज़ नॉट बैड, इट्स सो इंटीग्रेटेड इन आवर लाइव्स दैट इट्स समवेयर इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी, राइट. बट आपने उसको अपना रिप्लेसमेंट नहीं बनाना, आपने बच्चे के वर्ल्ड में जाके उसके साथ बात करनी है. जब आप बच्चे की दुनिया में एंटर होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव पेरेंटिंग या पॉजिटिव साइकोलॉजी खुद ही आ जाती है. व्हेन वी से पॉजिटिव साइकोलॉजी, दैट डज नॉट एट ऑल मीन दैट यू डोंट रिप्रिमांड द चाइल्ड. हाउ यू आर डूइंग दैट, दैट्स इंपॉर्टेंट. बच्चे देख के लर्न करते हैं, सुन के नहीं. So for example, if I want a child not to use the phone and I have my own phone हाथ में और मैं कह रही हूँ कि जी बेटा फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, that's wrong. You have to put the phone down. He'll not believe what I'm saying, he'll believe what he's seeing. Of course. ठीक है. So positive psychology is not anywhere saying that you should not be telling the child or you should not be telling the child what is right and what is wrong, but rather have that conversation going. बहुत बड़ा जो gap आया है, इट्स फ्रेंकली स्पीकिंग नॉट बिटवीन कि जी हम मिलेनियल्स हैं और आगे वाला जेन जी है. द गैप इज़ ओनली एंड ओनली कमिंग बिकॉज वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द चाइल्ड एज एन एडल्ट. वी कंसिडर देम एज समबडी हु डज नॉट हैव अ माइंड. अगर हम बच्चे को सिर्फ एक छोटे साइज़ का एडल्ट कंसिडर करना शुरू कर दें, वी आस्क द चाइल्ड कि ओके, थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी ब्रेक में कि जी अच्छा, इफ़ दैट हैपन्स टू अ फ्रेंड ऑफ योर्स, हाउ वुड दैट पर्सन फील. अच्छा, व्हाट कैन यू डू टू हेल्प योर फ्रेंड. Now when you are saying such things, when you are making the child reflect on different things, उसको सही गलत समझ में आता है कि okay, so you screamed your head off at this thing. अच्छा, आपको क्या लगता है, was it right? अच्छा, क्या बेहतर तरीका हो सकता था. मगर वो जो डिफ़िकल्ट या बिटर पिल की मैं बात कर रही थी, वो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ये सब चीज़ें टाइम लेती हैं. बिल्कुल. और वक्त आपको देना पड़ेगा. जब आप वक्त देंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव पेरेंटिंग भी हो जाएगी, बच्चा आपसे क्लोज भी रहेगा, उसको सही गलत की तमीज़ भी आएगी. बिकॉज यू कैन नॉट कंसिडर योर रिप्लेसमेंट टू बी देयर एंड देन से कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, वो नहीं सुनेगा. और हम अक्सर कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, और अक्सर एक हम फैमिली मील एक टाइम का हम साथ होता है
How about putting your phones down during eating and then connecting? That is absolutely correct, because आप रात का खाना हमारे घरों जरूरी में है सारा पहले, दिन उनके साथ बैठे ना आप, 1 घंटा आधा घंटा। इनफैक्ट पता है मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, एक रीसेंट रिसर्च हुई बहरिया यूनिवर्सिटी में हुई है, मिस शबनम मर्शी इज़ द पर्सन ऑन दैट। उन्होंने इमोशनल कोचिंग के ऊपर काम किया और उन्होंने देखा कि जी क्या वर्किंग और नॉन वर्किंग वेमेन में कोई फ़र्क है, बिकॉज बहुत ज़्यादा परसेप्शन है ना, बड़ा जॉब शेमिंग की जाती है मदर्स को, कि जी आप तो काम करती हैं, आपका बच्चा आपको बिगड़ा क्या हुआ होश होगा, के घर में क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। I know. ऑन द कॉन्ट्ररी दोज मदर्स जो भले वर्किंग थी मगर उन्होंने सर्टेन टाइम फ्रेम सेट किए हुए थे, जिसमें जैसे मैम ने कहा ना आप दिन किस तरह से स्ट्रक्चर कर रहे हो, जब उन्होंने वक्त ऐसे गुजारना शुरू किया कि रात के खाने पे वो साथ बैठे हुए हैं, एक डिसाइड हो गया जी बास्केट में सबके फ़ोन्स होंगे और वो कॉर्नर पे होगी, वाइल दोज 20-25 मिनट्स आर देयर, हम एक दूसरे से सिर्फ बात करेंगे एंड दे आर एक्टिवली इंगेजिंग इन अंडरस्टैंडिंग, अच्छा बेटा घर दिन कैसा गुजरा, सो व्हाट डिड यू डू इन स्कूल, व्हाट हैपेंड, यू नो व्हाट वाज द बेस्ट थिंग इन स्कूल एंड ऑल। और इसी तरह से सुबह के टाइम पे अगर मदर किचन में कुछ बना रही हैं तो बच्चे को वहीं बिठा लिया, हाँ, this ठीक is है। what I do. I engage them in the kitchen and then we talk. एग्जैक्टली वी टॉक। दोपहर में अगर एक ऐसी वर्किंग मदर है जो दोपहर में घर आ जाती है या नॉन वर्किंग मदर है, दोपहर का खाना साथ खा रहे हैं, सो देयर आर पॉकेट्स सोते टाइम पे, बिकॉज सोने के टाइम पे द माइंड इज़ वेरी प्राइम टू वट एवर इंस्ट्रक्शंस एडवाइसेस यू गिव टू द ब्रेन, राइट। उस टाइम पे आप कहानी सुना सकते हो, यू नो, यू एंगेज देम विद बुक्स एंड एवरीथिंग। ये छोटे छोटे पॉकेट्स में जब आप टाइम गुजारते हो बच्चे के साथ, तो नॉट जस्ट रात का खाना बट overall the quality of interaction that you have with the child improves, leading to better parenting, better child's upbringing. Thank you so Very much. comprehensive answer. हाँ, और काफ़ी आपने बता दिया। नहीं, इट्स वंडरफुल टू नो ऑल दिस। जब हम ऐसे बात कर रहे होते हैं तो हमको एक्सपर्ट तो होते नहीं है, तो लोग हमारी बात को सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यही बातें करता है तो उसका असर ज़्यादा होता है। नौशीन, अब हम इसको कंक्लूड करेंगे। मुझे बताइए कि कोई एक ऐसा मैसेज जो आपको बहुत दिल चाहता है तमाम पेरेंट्स एटलीस्ट ये काम तो करें अपने बच्चों के लिए, और आप देख रही हैं कि ज़रा 25 साल से एजुकेशनिस्ट हैं, तो आपने भी बच्चों में ट्रांजिशन देखा, बहुत फ़र्क देखा, तो कोई ऐसी बात आप पेरेंट्स को कहना चाहेंगी और बच्चों को भी कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि बिल्कुल, ये कोलैबोरेटिव एक मैसेज मैं यही दूंगी, और मैं अक्सर शेयर करती हूँ, दिस इज़ माय ओन पर्सनल स्टोरी, अगर मैं बीइंग अ मदर कि मेरी पेरेंटिंग में क्या रहा। सो आई एम अ मदर ऑफ 3, और जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, जब वो 6 years तक वो अकेला था, एंड आई वॉज गिविंग हिम 100% फोकस, अटेंशन, टाइम, उसको बस एक मॉडल बनाना है, परफेक्ट बनाना है, परफेक्ट चाहिए ना पहला। सो व्हेन ही यूज्ड टू कम विद आउट ऑफ 20 19.5 और 18 मार्क्स वो लेके आता था, तो मैंने हमेशा ये उसको बोला कि बेटा Saad, where is this 0.5 or 1.5 mark? So you have to fight for it. Become a fighter. You can do it. You need to have 20 out of 20. So Mavish, he became a fighter. वो lifetime he was a high achiever, gold medalist भी रहा वो. And but he was never happy. वो हमेशा से आता था, वो बस वही जो बस 0.5 और जो रह गया उस पर उसकी नज़र थी। हाँ। So वो उसी के लिए जो है ना वो रिग्रेट करता रहा, उसी के लिए वो फाइटर बना रहा। When he was 6 years old, तो मेरा दूसरा बेटा हुआ, and I was involved in other different professional development courses and other stuff. लाइफ में मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी बिजी थी, तो मैं दूसरा बेटा जब मेरा 11 months का हुआ, तो मेरी यंगेस्ट डॉटर she was born. So they were just like twins. वो प्रेशर बहुत ज़्यादा, और आपका वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब्ड है एंड एवरीथिंग। वो फेज़ था जिसमें देयर वर सम मेड्स एट होम जो बच्चों को देख रही थी, एंड आई डिड नॉट प्रेशराइज द यंगर टू, और जो मेरे स्पेशली जो सेकंड बेटा था और जो थर्ड मेरी डॉटर है, मैंने उनको प्रेशर नहीं दिया। सो वो एक लाइटर मोड पे जो चीज़ उनको चाहिए वो मांग रहे हैं, बाबा इज़ देयर टू सपोर्ट। एंड व्हेन आई डू evaluation of all 3 of them, जब मैं उनको देखती हूँ, असेस करती हूँ तीनों बच्चों की पर्सनैलिटीज़ में, द एल्डेस्ट वन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज़ इन आर्म्ड फोर्सेस, और वो सक्सेसफुल है, ही इज़ अ फाइटर है, सो ही इज़ सक्सेसफुल इन हिज लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। बट टू सम एक्सटेंट अभी तक मुझे फील होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे क्रिप करता है। वो ये कहता है कि अच्छा मैं आई कुड नॉट गेट दिस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, वो जो मिल गया है ना, वो ही इज़ नॉट हैप्पी विद दैट। वो देख रहा है जो नहीं मिला। The 2 younger ones जो मेरे हैं, वो they are very happy. एक वो contentment वाली लाइफ है कि बस जो चाहा वो ले गया, हाँ जो मिल गया, और जो नहीं मिल रहा उसको वो छीन झपट के ले भी रहे, और they are happier.
सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये फील होता है कि वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन हाउ टू बी हैप्पी। ठीक है, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस हम कैसे ला सकते हैं एज अ पेरेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं अपने बड़े वाले को जितनी भी कोशिश करूं दैट ही शुड बी हैप्पी विद लाइफ, वो he offers praise, he does everything, खुशी but he is not happy। छीन लिया आपने उसकी। बिल्कुल। सो अब मैं जब वो, दिस इज माई मैसेज टू पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों को पोटेंशियल को देखें, बट देम लेट देम बी देमसेल्व्स, आप प्रेशराइज ना करें बच्चों और को। मेरा कहना यह है कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, क्योंकि जब आप एक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे के मैथ में मार्क्स कम आए हैं और उसका पाकिस्तान स्टडीज़ में या सोशियोलॉजी में दूसरे सब्जेक्ट्स में आए, तो आप जब उसमें उधर अप्रिसिएशन मिलती है तो ऑटोमेटिकली मैथ इम्प्रूव होता है। थैंक यू सो मच आप दोनों के इस शो में आने का और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने का। ऑल्दो हम सब पेरेंट्स को लगता है कि हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और जो भी हम काम करें बिल्कुल सही करें, लेकिन उस सही के चक्कर में हम इसी तरह कभी कभी नाखुश बच्चे जो हैं वो नाखुश इंसान पैदा कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। यकीनन आपने इस कॉन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी ऑल्सो। मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी इस मौके पे और इसी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि अगर जिस तरह का बच्चा आप बनाना चाहते हैं ना, आप उस बच्चे को बताना शुरू करें कि वो आज ही वो है। अगर आप चाहते हैं आपका सक्सेसफुल बच्चा हो तो कीप टेलिंग देम दैट आई हैव फेथ इन यू, मुझे पता है तुम बहुत ज़हीन हो और तुम बहुत तरक्की करोगे, या तुम बहुत अच्छा गाती हो या गाते हो, या तुमने बहुत बहुत ज़हीन हो। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी एक बच्ची मुझे हमेशा उसने मुझे एक लेसन सिखाया। जब मैं कहती हूँ ना तुम्हारे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए, कहती है हैव यू कंपेयर्ड माई मार्क्स मेरे पुराने टेस्ट से, मामा लुक एट द इम्प्रूवमेंट। तो मेरी नज़र में बस इम्प्रूवमेंट पर चली गई है। और हकीकत यही है कि हम तीतर और बटेर को आपस में कंपेयर ना करें, ऑलवेज़ लुक एट द इम्प्रूवमेंट। और जब आप उसको कहेंगे ना कि येस यू कैन डू इट एंड आई ट्रस्ट, आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू, फिर देखिएगा आपका मान कभी भी नहीं तोड़ेगा। और इस वक्त स्टूडियो में इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, इसका मतलब है कि शेफ़ साइमा जो बना रही थी वो बन चुका है। ब्रेक के बाद दिखाते हैं कि शेफ़ साइमा ने क्या बनाया है, तो आपने कहीं नहीं जाना है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं मौजूद हूँ शेफ़ साइमा के किचन में और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और मैं देख भी रही हूँ कि क्या बन चुका है, तो आपको भी दिखाते हैं। जी साइमा। जी माविश, आज देखें हमारी दोनों रेसिपीज़ झटपट हमने तैयार की है यहाँ पर, तो माओं को बिल्कुल भी परेशान होने की लिए ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। ये विद इन मेरा ख्याल है 30 मिनट्स ये चीज़ें रेडी हो जाती हैं। ज़बरदस्त। और माविश, आज मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगी, अभी जो हमारे गेस्ट जो हैं वो डिस्कशन कर रहे थे, तो आखिर में जो उनका कंक्लूजन था वो मुझे बहुत पसंद आया। बिकॉज़ हम भी अगर अपने बच्चों की मैं बात करूँ तो जो मेरा बड़ा बेटा है उस पर सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए, क्योंकि आप फोकस्ड होते हैं कि इस बच्चे के साथ आपने क्या क्या उसकी वो लेनी है, यानी काम क्या क्या आप ले सकते हैं। तो मगर विद टाइम मुझे पता लगा कि जितना जिसका पोटेंशियल हो आपको उससे उतना ही काम लेना चाहिए और उनके उस पर छोड़ देना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ही बहुत आउटस्टैंडिंग हो, मगर ये हो सकता है कि उसकी कोई और स्किल बहुत ज़बरदस्त हो जो बाकी बच्चों में ना हो। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। हमें अपने बच्चों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ें मैंने विद टाइम सीखी, तो जो मेरी बेटी है छोटी, उस पर मैंने कभी भी ये फार्मूला अप्लाई नहीं किया और उसको उसकी मर्ज़ी के हिसाब से ही चलने दिया। स्टिल अब तक अब दोनों बच्चे जो है ना ज़रा एट ईज़ पर आ गए मेरे हिसाब से कि वो अपने डिसीशंस खुद भी ले सकते हैं। तो ये आज का वो था। दूसरा माविश, आज की रेसिपी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि जो हमारा होम बेस्ड लंच होते हैं अगर हम वो घर में प्रिपेयर करें तो उनके क्या क्या फ़वाइद हैं, बिल्कुल बताइए। वो मैं बताऊंगी माविश। जैसे कि आप जानती हैं कि घर में जो बने हुए लंचेस होते हैं या कोई भी खाना वो हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करता है, ठीक है।
और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब जानते हैं कि जो खाना आप प्रिपेयर करेंगी घर में वो कितना सफाई सुथराई के साथ प्रिपेयर हुआ हुआ होगा। बिल्कुल ठीक सही है, बात है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को शायद समझ नहीं आता, लेकिन जब आप इस चीज़ में आ जाते हैं ना तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि हम अब तक अपने बच्चों के साथ क्या करते आ रहे थे। अच्छा, इसका तीसरा फ़ायदा है वो ये है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे होते हैं वो फ्रेश क्वालिटी के यूज़ करते हैं। क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ जब कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि मैं किस नौइयत का लंच अपने बच्चे के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, वो कितना न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से कितना मैटर करता है। फिर इसके टेस्ट को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चे अगर लेस स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब से अपना मिर्च मसाला जात सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात जो है वो जो अगर आप बाज़ार से बने हुए ख़रीदते हैं लंचेस वगैरह, उनमें नहीं हो सकती। ठीक है, उनमें आप कस्टमाइजेशन का ऑप्शन ही नहीं होता और आपको वही खाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। पांचवा या चौथा इसका बेनिफिट ये है कि टाइम टेकिंग होते हैं वो चीज़ें कि आप निकल कर अब जा रहे हैं, अब आप लंच ख़रीद रहे हैं, आपका पेट्रोल भी लग रहा है, आपका टाइम भी लग रहा है, आपकी एनर्जी भी लग रही है, तो आप इस तरीके से घर में बना के अपना टाइम सेव कर सकते हैं। फिर हम जो है इसके अलावा हम लोग ये जो है लंचेस आप पहले प्रिपेयर कर लें। बहुत सारे आइडियाज़ मेरे पास ऐसे हैं, बच्चे चाहते हैं कि भाई एक जैसी चीज़ मुझे रोज़ ना मिले, इसलिए बच्चों का दिल उचाट हो जाता है बिल्कुल अपने लंच लेकर जाने में। तो आप इसको बहुत अच्छे से ख़ुद कस्टमाइज़ इन दैट सेंस कर सकती हैं कि एक दिन आप पूरे मेन्यू वीक का मेन्यू बना लें, 5 डेज़ अ वीक का मेन्यू बना लें और कोशिश करें कि उसमें कोई वेजिटेबल भी रखें ताकि उनको आदत रहे। आजकल सर्दियों में बहुत अच्छी सब्जियां आती हैं, कैरेट स्टिक्स आपने रख दिया, कोई एक दिन आपने फ्रूट रख दिया, ऑरेंजेस आने वाले हैं, विटामिन सी का वो सोर्स होते हैं, तो आपने एक दिन कोई फ्रूट रख दिया, एप्पल रख दिया, सोर्स ऑफ आयरन है और उसमें बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके से एक दिन कोई सब्ज़ी, एक दिन कोई फ्रूट रख के आप बच्चे को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। फिर आप लोग मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। मेरी ज़्यादातर एडवाइस ये होती है कि छोटे बच्चों को भी आप लंच दे रहे हो तो उसमें एग का इस्तेमाल ज़रूर करें, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो ऑमलेट का सैंडविच हो या वो बॉयल एग का सैंडविच हो या खाली बॉयल एग आपने रख दिया और उसके साथ कोई छोटे छोटे पैनकेक्स बना के रख दिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आगे वो बनाना भी सिखाऊंगी और वो प्रिपेयर आप लोग करके रख सकते हैं, बस आपने सुबह उठना है और उसको पैक करके दे देना है। ज़बरदस्त। इसके साथ माविश मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब आप अपने बच्चों का लंच प्रिपेयर कर रही हैं, पैक कर रही हैं, तो उसके साथ कोई भी एक मिल्क ऑप्शन ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। दूध में बहुत सारी वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स आई हुई हैं, तो मेरा सजेशन कभी भी ये नहीं होगा कि आप आर्टिफिशियल ड्रिंक्स पर जाएं। आप ऑप्ट करें ऑप्शन मिल्क वाली ड्रिंक्स का, या आप घर में अगर गर्मियां हैं तो मिंट लेमनेड बना के दे सकते हैं, स्ट्रॉबेरी स्मूदी बना के दे सकते हैं। समर ड्रिंक्स की बात हो रही है अगर तो, और विंटर ड्रिंक्स में आप सादा कोई भी चॉकलेट मिल्क बच्चों को दे सकते हैं, या अगर आपका बच्चा सादा दूध नहीं पीना चाहता तो उसमें आप कोई भी फ्लेवर ऐड करके वो एक लंच बॉक्स में वो भी दे सकते हैं। क्योंकि अगर माविश इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्रेक्स बैक टू बैक मतलब नहीं मिल रही होती बच्चों को, तो बच्चे यूजुअली अपना लंच ही छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन ड्रिंक ऐसी चीज़ है कि वो इंस्टेंट उसको पी लेंगे, तो एटलीस्ट उन्होंने कुछ तो खाया, कुछ तो मतलब उनके पेट में गया हुआ होगा। और जब बच्चे खाएंगे तो उनकी फोकस भी वो अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कर सकते हैं। सही बात है। तो आज की ये कुछ बातें थी जो मैं शेयर करना चाह रही थी। सही। मेरे जहन में एक बात और आ रही थी कि जो हम खुद कुछ बनाते हैं तो वो हमें पता होता है कि हमने जो इंग्रेडिएंट्स खरीदे हैं वो कौन से हैं, गोश्त मुर्दार है कि सही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें जो बिरयानी मिल रही है या हलीम मिल रहा है या निहारी मिल रही है उसमें किस चीज़ का गोश्त है और कैसा गोश्त है। तो 100% आपने साइमा, ये बड़ा मज़ेदार लग रहा है और यकीनन टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच साइमा। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा
और आज मैंने तो बहुत कुछ सीखा, अपने छोटे जो मेहमान आए थे उनसे भी, और जो बड़े मेहमान थे उनसे भी बहुत कुछ सीखा। मैं कल आपसे मुलाकात दोबारा होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।